गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीसी राज जीसी देवली क्लास में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लेक्चर्स को ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और असाइनमेंट कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका संबंध बीए पार्ट सेकंड से है। दोनों ही पेपर से है, फर्स्ट और सेकंड पेपर से। आज मैं आपके सामने लाया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो हम उन क्वेश्चनों को कॉन्सेप्चुअल समझने का प्रयास करेंगे और यह भी जानेंगे कि यह आपके लिए किस प्रकार एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी होगा। इसीलिए आप आज का लेक्चर अवश्य सुनें और उसको सही समय पर रिवीजन करें। तो मैं शुरुआत करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो आपसे एग्ज़ामों में बहुत अधिक पूछा जाता है, इवन बीए सेकेंड ईयर ही नहीं, बीए पार्ट फर्स्ट और बीए फाइनल ईयर में भी यह पूछा जा सकता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, अर्थात समाजशास्त्र क्या है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो इसके लेखक हैं एलेक्स इंकल्स। इन्होंने वर्ष 1964 में ये पुस्तक लिखी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर यह क्वेश्चन कई बार एमडीएस यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं, इवन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, कौन सा विद्वान, हमने अपराध का सिद्धांत पढ़ा था, तो अपराधी को जन्मजात मानता है। अर्थात वो ये मानता है कि अपराधी जो व्यक्तित्व होते हैं वो तो जन्मजात ही विकसित हो जाते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसी शारीरिक संरचनाएं विकसित होती हैं कि वह अपराधी बनते हैं। अर्थात इसमें ना तो कोई पर्यावरण का रोल है, ना कोई समाज का रोल है। ये तो व्यक्ति इन बर्थ ही उसके अंदर ऐसे गुण होते हैं कि वो क्राइम की तरफ बढ़ता है। तो ऐसा किस विद्वान ने माना है कि कौन सा विद्वान अपराधी को जन्मजात मानता है। तो इटली के एक विद्वान थे सिसरे लोम्ब्रोसो। तो आपको ये याद रखना है, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अपराधी को जन्मजात कौन सा विद्वान मानता है। मैं आपको समझा चुका हूं कि जन्मजात अपराधी से क्या अभिप्राय है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि डिफाइन नेशनल इंटीग्रेशन, अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है कि राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के मध्य जाति, पंथ, क्षेत्र, भाषा आदि का भेदभाव किए बिना आपस में मिलजुल कर रहना एवं जीवन की कोई भी स्थिति हो, चाहे वह सुख हो या दुख हो, उस एकता की भावना से जुड़े रहना। अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण मूलतः राष्ट्र में भावात्मक एकीकरण है। यह प्रश्न आपसे 20 शब्द, 50 शब्द या बड़ा भी पूछा जा सकता है। आपको उसी हिसाब से उत्तर इसका रखना है। तो सरल शब्दों में, यदि सभी लोग आपस में भाईचारे से रहें, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि के भेदभाव किए बिना रहें, स्थिति कोई सी भी हो, हमेशा सहयोग और सद्भाव की भावना बनाए रखें, इसे ही राष्ट्रीय एकीकरण या नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। मूलतः इसमें इमोशनली रूप से इंटीग्रेट होते हैं, इमोशनली रूप से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, ना कि किसी स्वार्थ के फलस्वरूप। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारी सेकंड पेपर की किताब के नाम से ही संबंधित है, हमारी किताब है भारतीय सामाजिक समस्या। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछते हैं कि व्यक्तिगत समस्या एवं सामाजिक समस्या के मध्य अंतर बताइए। तो प्रश्न है, व्यक्तिगत समस्या एवं सामाजिक समस्या के मध्य दो अंतर आपको स्पष्ट करने हैं। तो व्यक्तिगत समस्या के लिए व्यक्ति स्वयं अथवा कुछ व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं। कोई भी, मान लो अब कोई व्यक्तिगत समस्या है, मान लो किसी व्यक्ति को मदपान की समस्या है, शराब की, तो वो खुद व्यक्ति मूल रूप से उसके लिए उत्तरदायी होता है। जबकि सामाजिक समस्या के उद्भव के लिए, उसके ओरिजिन के लिए समाज की सामाजिक इकाइयाँ जैसे समूह, समुदाय, जाति अथवा कुछ सदस्य भी जिम्मेदार होते हैं। दूसरा अंतर है इसका कि व्यक्तिगत समस्या का जो संबंध है एवं उसका जो प्रभाव क्षेत्र है,
वह व्यक्ति विशेष तक सीमित रहता है। केवल व्यक्ति तक उसका प्रभाव, उसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है, उसका जो इम्पैक्ट एरिया है, वो केवल एक इंडिविजुअल तक लिमिटेड रहता है। जबकि सामाजिक समस्या समाज की कुछ इकाइयों या संपूर्ण संसार को नुकसान पहुंचाती है। तो सरल शब्दों में व्यक्तिगत समस्या जिसका मूल प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, और सामाजिक समस्या जिसका प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो सेकंड पेपर से रिलेटेड है, जो आपसे निश्चित रूप से पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है इसके बारे में कि बहुलक क्या है। बहुलक को हम इंग्लिश में मोड बोलते हैं। आपको ये इंग्लिश वर्ड भी याद रखने, मैंने हमेशा अपने लेक्चर में बताया है कि आप चाहे अपना उत्तर हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, लेकिन आपको प्रोनंसिएशन अर्थात आपकी वोकेबलरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए। आपको शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं मोड क्या है। अब आपको पता है कि बहुलक क्या है, लेकिन आप उस अंग्रेजी शब्द से अनभिज्ञ हैं, तो आप प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप दोनों में याद रखने की कोशिश करें। तो बहुलक क्या है? सांख्यिकी में किसी दिए हुए आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार आता है, आपको ध्यान रखना है अधिक बार, अर्थात जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वह बहुलक कहलाता है। जो सबसे अधिक बार आता है, आपको सिंपल सा याद रखना है, जो किसी सारणी या आंकड़ों में सबसे अधिक बार आए उस हम क्या बोलते हैं सरल शब्दों में? बहुलक। मतलब वो बहुत है। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है बहुलक में बहु है, तो इस बहु शब्द से आप याद रख सकते हैं कि जो सर्वाधिक बार आए किसी सीरीज में। अब जैसे एक सीरीज दी हुई है, निम्नलिखित संख्याएं दी गई हैं, जैसे 2, 4, 10, आप देख पा रहे हैं 10, 1, 3, 4, 6, 4, 1, 6। अब यहाँ हम देखें तो 1 का जो रिपीटेशन है वो आप देख पा रहे हैं 1 2 बार है, 2 केवल 1 बार है, 3 केवल 1 बार है, 4 मैंने गोला भी किया हुआ है, 4 है 3 बार, और 6 2 बार है, और 10 केवल 1 बार है। अब आप मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा रिपीटेशन या पुनरावृत्ति किस संख्या की हो रही है? तो आपका उत्तर होगा संख्या 4। संख्या 4 की पुनरावृत्ति 3 बार है, अतः इन संख्याओं का बहुलक या मोड क्या होगा? 4। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अवलोकन क्या? अवलोकन जैसा मैंने आपके समक्ष कुछ दिन पूर्व एक लेसन प्रस्तुत किया था, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें मैंने अवलोकन के प्रकार, उसकी प्रणाली, सोर्सेस सभी की चर्चा की थी। फिर भी एक बार मैं रिवाइज करता हूँ इस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि बड़ा ही पूछा जाए, आपसे सिंपल 20 या 50 वर्ड्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑब्जर्वेशन का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ देखना, प्रेक्षण, निरीक्षण अर्थात कार्य, कारण एवं पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण है। अर्थात अवलोकन के अंदर हम देखते हैं, प्रेक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और ये संबंधों को जानने के लिए घटनाओं का एक तरीके से एक माइक्रो इंस्पेक्शन है। प्रोफेसर गुडे एवं हार्ट के अनुसार विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और अंत में सत्यापन के लिए उसे निरीक्षण पर ही लौटना होता है। और इसीलिए अवलोकन में हम जो सबसे अधिक कोई आपसे पूछे अवलोकन में सबसे अधिक किस शारीरिक अंग का प्रयोग होता है, तो निश्चित रूप से अवलोकन में हम आँखों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आप उसी के माध्यम से कर सकते हैं। निश्चित रूप से दूसरे अंग भी आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं, पर आइज सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। अगला एक प्रश्न है बुक्स से रिलेटेड। आपसे एग्जाम में 2 या 3 बुक्स भी निश्चित रूप से पूछी जाएगी, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह प्रश्न भी अनेक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है C.A. मोजर। अगला और जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सम्मुख, अनुसूची को परिभाषित कीजिए। तो यदि हम सरल शब्दों में सोचें या समझें तो अनुसूची एक प्रश्नों का एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर अनुसंधानकर्ता द्वारा भराए जाते हैं और उत्तरदाता उनको भरता है। अर्थात कोई भी प्रश्नों का समूह होता है, जब भी हम कोई सर्वे करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, तो इस मेथड में क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा दूसरे व्यक्ति से आमने सामने के संबंधों द्वारा प्रश्न पूछे और भरे जाते हैं। स्वयं व्यक्ति जाता है उस स्थल पर और उनसे पूछ के और वो उनसे प्रश्नों का उत्तर लेता है ताकि उनके लिए रिसर्च में उपयोगी हो। इसी से विपरीत एक अवधारणा है प्रश्नावली। इसमें भी प्रश्न होते हैं पर डाक द्वारा प्रश्नों को भेजा जाता है, इसलिए ये प्रश्नावली कई बार जो निरक्षर व्यक्ति हैं उनके लिए उतनी अधिक उपयोगी नहीं होती। पर ये अनुसूची चूंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं जाता है स्थल पर, तो वो उन प्रश्नों को बारीकी से समझा भी सकता है और संभावित उत्तर प्राप्त भी कर सकता है। तो अनुसूची अंग्रेजी में इसको बोलते हैं शेड्यूल या शेड्यूल। शेड्यूल का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ नामवली होता है। गुडे और हार्ट के अनुसार अनुसूची साधारण प्रश्नों का एक समूह का नाम है जो एक अनुसंधानकर्ता द्वारा, ये ध्यान रखना आप, एक अनुसंधानकर्ता द्वारा दूसरे व्यक्ति से आमने सामने के संबंधों द्वारा पूछे और भरे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। शीघ्र ही मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।